आज की कहानी एक ऐसे पैरेलल दुनिया के बारे में है जो हमारी दुनिया से काफी मिलती जुलती है। बस एक बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो वो महसूस करते हैं। जो भी उनके मन में आता वो बोल देते। इस दुनिया में झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता। इस दुनिया में हम मार्क बेलीसन से मिलते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन राइटर का काम करता है। एक शाम वो एना के घर पर जाता है और उसे डेट पर ले जाने की सोचता है। जैसे ही एना उसे देखती है वो वही बोल देती है जो वो सोच रही थी। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम एक एवरेज लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त से वादा किया था। वो मार्क से कहती है कि वो उसका तैयार होने तक वेट करे। मार्क उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो उसे शायद किसी सस्ते रेस्टोरेंट में ले जा सकता है क्योंकि उसकी जॉब आज नहीं तो कल जाने वाली है। एना ईमानदारी से जवाब देती है, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ का वेटर भी इस दुनिया की सच्चाई को फॉलो करते हुए मार्क से कहता है, तुम्हारी साथ वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम उसके लायक नहीं हो। एक्चुअली यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। मार्क और एना बातें शुरू करते हैं और एना को बातचीत अच्छी लगती है, लेकिन तभी उसके माँ का फोन आता है। वो सीधे सीधे सच बोलती है, मैं तुम्हें मार्क से शादी नहीं करने दूंगी। वो मोटा है और उसके पास पैसे भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते मोटे हो और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करे। डेट के बाद मार्क एना को घर छोड़ देता है और खुद के अपार्टमेंट लौट आता है, थोड़ा इमोशनल फील करते हुए। अगले दिन मार्क हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसके काम की सच्चाई बताता है, तुमने 14th सेंचुरी पर जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसकी फिल्म बनी है, वो फ्लॉप हो गई है, हमें तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। मार्क दुखी होकर अपना सामान पैक करने लगता है। उसी वक्त एना का उसे एक ईमेल आता है। वो ईमानदारी से लिखती है, मुझे कल रात तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मार्क की सेक्रेटरी ये ईमेल देख लेती है और हंसती है। वो ये मेल पूरे ऑफिस को भी दिखाती है। उसकी एक सुंदर कोलीग भी उसका मजाक उड़ाती है। मार्क को बहुत दुख और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है। काम के बाद वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जो एक आश्रम में रहती थी। वो उनसे अपनी सारी परेशानियां शेयर करता है। उसकी माँ प्यार से उसे हिम्मत देती है और कहती है कि चिंता मत करो, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर मार्क को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने आया था। मार्क उसे बताता है कि मेरे बैंक में सिर्फ $300 है, मैं पूरा रेंट नहीं दे सकता। लैंडलॉर्ड सच बोलते हुए जवाब देता है, तुम्हारा रेंट $800 है, तुम्हें घर खाली करना पड़ेगा। कोई और रास्ता ना होने पर मार्क को अपना घर छोड़ना पड़ता है। अगली सुबह मार्क अपने थोड़े से पैसे निकलवाने बैंक जाता है। काउंटर पर पहुंचने पर कैशियर उसे देखती है और कहती है कि सिस्टम अभी डाउन है, मैं तुम्हारा अकाउंट चेक नहीं कर सकती और ना ही ये बता सकती हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जब मार्क वहाँ खड़ा था तब उसके मन में कुछ हलचल हुई। पहली बार उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने जोर से बोला कि मेरे अकाउंट में तो $800 थे। आसपास के लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल था। उनकी दुनिया में कोई कभी झूठ नहीं बोलता। हर वो बात जो कोई बोलता था वो सच होती थी। लेकिन किसी तरह मार्क ने अभी अभी कुछ ऐसा कहा था जो सच नहीं था। एक तरह से मार्क ने झूठ बोला था। अपनी जिंदगी में पहली बार और शायद इस दुनिया में भी सिस्टम वापस ऑनलाइन आने पर कैशियर ने अकाउंट वेरीफाई करने की कोशिश की। उसे मार्क के अकाउंट में सिर्फ $300 दिखे, लेकिन उसने सोचा कि ये सिस्टम एरर होगा। मार्क की बात पर विश्वास करके उसने उसे $800 दे दिए। मार्क एक ही वक्त में शॉक्ड और खुश था। वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि उसने अभी अभी क्या किया। कुछ बातें झूठ बोलकर उसने झूठ बोलने का आविष्कार इन्वेंट कर दिया। ये उसके लिए खतरनाक और नया था, लेकिन ये उसके फेवर में काम कर गया। जीत की फीलिंग के साथ मार्क घर लौटता है और अपने लैंडलॉर्ड को पूरे $800 दे देता है और अपना कर्जा चुका देता है। हफ्तों में पहली बार उसने राहत महसूस की। बाद में वो उसी दोस्त से मिलने जाता है जिसने उसे एना के साथ डेट पर भेजा था। वो अपने दोस्त और बारटेंडर के साथ बार में बैठता है और कहता है, अब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ जो इस दुनिया में कभी हुई नहीं। उसके दोस्त कंफ्यूज्ड थे। उनकी दुनिया में तो किसी ने कभी झूठ के बारे में सुना ही नहीं था। उन्हें दिखाने के लिए मार्क ने कुछ शॉकिंग कहा, मैं एक ब्लैक मैन हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसके दोस्त हिचकिचाए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका मतलब क्या है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मार्क ने फिर से मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनकर उनकी कंफ्यूजन और बढ़ गई। क्यूरियस होकर उसने अपने दोस्तों से पूछा, अगर तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे? उसके दोस्त ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं किसी के साथ इंटीमेट होना चाहूंगा। मार्क हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी बाहर से एक खूबसूरत लड़की गुजरती है। मार्क उसे आवाज देता है और इस दुनिया के बारे में एक झूठ बोलता है। ये कहते हुए
कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लड़की डर कर रुक जाती है। वो काल्पनिक अंजाम से डरकर उसके साथ जाने को मान जाती है। मार्क उसे पास के होटल में ले जाता है। अंदर जाने पर लड़की बेसब्र हो जाती है और कहती है कि जल्दी करो। मार्क शांति से जवाब देता है कि फिक्र मत करो, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। फिर वो नासा को फोन करने का नाटक करता है। वो उस लड़की से कहता है कि खतरा टल गया है, दुनिया अब सेफ है। लड़की उस पर विश्वास करके रिलैक्स हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मार्क आगे बार पर लौटता है। वो अभी भी अपनी नई पावर को टेस्ट कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से दोबारा पूछा, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? उसके दोस्तों ने कहा कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मार्क मुस्कुराता है और कहता है, मेरे साथ कसीनो चलो। वो लोग आगे कार में बैठते हैं। उसका दोस्त थोड़ा नशे में था। जब वो ड्राइव कर रहे थे तब एक पुलिस कार आई और उनका पीछा करने लगी। ऑफिसर ने उन्हें साइड में किया और कहा, दारू पीकर ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है, तुम्हें फाइन लगेगा। मार्क ऑफिसर की तरफ पलटता है और बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि मेरे दोस्त ने दारू नहीं पी है। पुलिस ने बिना कोई सवाल किए उस पर विश्वास कर लिया। इस दुनिया में किसी ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था। ऑफिसर इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कोई झूठ क्यों बोलेगा, और इसीलिए मार्क के एक छोटे से झूठ को भी सच मान लिया जाता है। बैंक छोड़ने के बाद मार्क और उसके दोस्त सीधा कैसीनो जाते हैं। वो चिप्स लेते हैं और रोलेट खेलने बैठ जाते हैं। मार्क अपने सारे पैसे नंबर 28 पर लगाता है, लेकिन जब व्हील घूमता है तो नंबर 35 आ जाता है। वो सब कुछ हार चुका था, लेकिन मार्क परेशान नहीं होता। अपनी नई पावर का यूज करके वो जल्दी से सबका ध्यान भटका देता है और कहता है कि वहाँ देखो। जब दूसरे लोग इधर उधर देखते हैं, मार्क अपने सारे चिप्स उठाकर नंबर 35 पर रख देता है। जब बॉल रुकती है तो डीलर शॉक हो जाता है। कुछ ही देर पहले नंबर 35 पर कोई चिप्स नहीं थे, लेकिन अब वहाँ चिप्स का ढेर लगा हुआ है। मार्क शांति से कहता है कि मैंने व्हील रुकने से पहले ही अपने सारे पैसे नंबर 35 पर लगा दिए थे। इस दुनिया में कोई उस पर शक नहीं करता। लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई इंसान झूठ बोल सकता है। सब मार्क पर विश्वास करते हैं और वो ढेर सारे पैसे जीत जाता है। एनकरेज होकर मार्क कसिनो में एक और गेम खेलने जाता है। वो मैनेजर से कहता है कि हमने उस मशीन पर जैकपॉट जीता था, लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए। मैनेजर माफी मांगता है और तुरंत उन्हें पूरा जैकपॉट दे देता है। बार बार झूठ बोलकर मार्क बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। उसी रात मार्क अपनी बिल्डिंग लौटता है। बाहर एक जवान लड़का जिसका नाम फ्रैंक है, जो हमेशा उदास और होपलेस रहता था, वो उसे रोकता है। फ्रैंक कहता है, मेरे लाइफ में कभी कुछ एक्साइटिंग नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। मार्क उसे दया से देखता है और कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, मुझे तुम्हारी फिक्र है, अब से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड रहूंगा। फ्रैंक का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो पूछता है, क्या तुम आज रात मेरे साथ बाहर चलोगे? मार्क मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। फ्रैंक बहुत खुश था। उस पल मार्क को कुछ इम्पोर्टेंट चीज रियलाइज हुई। उसकी झूठ बोलने की पावर उसे सिर्फ पैसा ही नहीं दिलाती, ये लोगों की मदद भी करती है। तब से वो अपनी एबिलिटी को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए भी यूज करता है। अब अमीर हो चुका मार्क एक रात एना को फोन करता है। वो उसे कहता है कि मैं अब बदल चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा डेट पर जाना चाहूंगा। एना थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि ठीक है, हम कल जाएंगे। उस शाम मार्क टीवी देख रहा होता है जब वो अपने पुराने कोलीग को स्क्रीन पर देखता है। ये कोलीग उसकी कंपनी का हैंडसम स्क्रीन राइटर था, वही आदमी जिसने मार्क की जॉब जाने पर उसका मजाक उड़ाया था। जब मार्क उसे सेलिब्रेट करते देखता है, उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ कागज उठाता है और एक कहानी लिखना शुरू करता है। फिर वो जानबूझकर उस पे कॉफी गिरा देता है ताकि वो कागज पुराने और फटे हुए लगे। अगले दिन वो अपने पुराने ऑफिस वापस जाता है और अपने बॉस से मिलता है। मार्क उसे बताता है कि जॉब छोड़ने के बाद मैं डेजर्ट गया था। वहाँ मुझे 14वीं सेंचुरी के कुछ पुराने पेपर्स मिले, उनमें बहुत सारी जानकारी थी। उस पर बेस्ड मैंने एक स्टोरी लिखी है। उसका बॉस क्यूरियस होकर सारे स्टाफ को सुनने के लिए इकट्ठा करता है। मार्क अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है कि 14वीं सेंचुरी में मार्स से एक स्पेसशिप अर्थ पर आया। एलियंस ने डायनासोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इन पेपर्स में ये भी लिखा है कि एलियंस ने इस इवेंट से रिलेटेड सबकी यादें मिटा दी है। लोग हैरत से देखते हैं, उनकी दुनिया की सारी फिल्म्स सिर्फ सच्ची कहानियों पर बेस्ड है, क्योंकि फिक्शन खुद एक तरह का झूठ है। यह पहली बार था कि वो कुछ पूरी तरह से नया सुन रहे थे, कुछ ऐसा जो उनकी कल्पना से परे था। कोई मार्क से पूछता है, अगर यह सच में हुआ था तो हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता? मार्क जवाब देता है, क्योंकि एलियंस ने सबकी मेमोरी मिटा दी थी। लेकिन इन पेपर्स में ये भी लिखा है कि 700 साल बाद मार्क नाम का एक महान लेखक आएगा। वो इन पेपर्स को ढूंढेगा
और दुनिया को सच्चाई बताएगा। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। इतिहास में पहली बार वो एक ऐसी कहानी सुन रहे थे जो उन्होंने आज तक कभी सुनी नहीं थी। वो चीयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। मार्क का बॉस खुश हो जाता है। वो कहता है कि हम अपनी अगली फिल्म सबसे पहले इसी कहानी पर बनाएंगे। एक शाम मार्क आखिरकार एना को डेट पर ले जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई है और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। एना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एना उसे सीरियसली देखती है और जवाब देती है, नहीं मार्क, अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, बच्चे बहुत मोटे होंगे और मैं ये नहीं चाहती। इससे पहले कि मार्क जवाब दे पाता, उसका फोन बज उठता है। ये अर्जेंट न्यूज थी। उसकी माँ बहुत बीमार है। बिना एक पल गवाए वो और एना हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मार्क देखता है कि उसकी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उनकी आंखें डर से भरी थी क्योंकि वो मरना नहीं चाहती। उन्हें इस हाल में देखकर मार्क को दुख महसूस होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें हिम्मत देना चाहता है, उनका डर दूर करना चाहता है। इसलिए पहली बार वो एक दयालु वजह से झूठ बोलता है। वो फुसफुसाता है कि माँ, मौत के बाद हम सब अपनी फेवरेट जगह पर जाते हैं, वहाँ हम दोबारा जवान हो जाते हैं और वहाँ हमेशा खुश रहते हैं। ये सुनकर उसकी माँ का चेहरा नरम पड़ जाता है। उनके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान आ जाती है और कुछ पलों में पहली बार उनकी आंखों में शांति दिखाई देती है। उस सेटिस्फैक्शन के साथ वो शांति से गुजर जाती है। डॉक्टर और नर्स जो वहाँ पर मौजूद थे वो मार्क की इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर संकोच से पूछता है, क्या ये सच है मार्क? लेकिन मार्क कुछ नहीं कहता और एना के साथ चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जब मार्क अपने ऑफिस से घर लौटता है तो उसके घर के बाहर एक बड़ी भीड़ उसका स्वागत करती है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और चिल्ला चिल्लाकर सवाल पूछते हैं, ये कहते हुए कि मार्क, मौत के बाद जिंदगी कैसी होती है? मार्क बोल नहीं पाता। असल में उसने तो बस अपनी माँ को एक कहानी से हिम्मत दी थी, लेकिन अब दुनिया जवाब चाहती है। अंदर टीवी न्यूज चैनल्स उसके शब्दों को रिपीट कर रहे थे। ये देखकर एना उसके घर आती है और कहती है कि मार्क, तुम्हें सबको मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सच बताना होगा। पक्का इरादा करके मार्क पूरी रात एक स्क्रिप्ट लिखता है। वो अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करता है और एक ऐसी कहानी बनाने की कोशिश करता है जिसे लोग समझ सके। अगले दिन वो बाहर निकलता है और भीड़ से कहता है कि आसमान में एक आदमी रहता है जो हम सभी को कंट्रोल करता है। जब हम मरते हैं तो वो हमें हमारी फेवरेट जगह भेज देता है, लेकिन अगर हम 3 से ज्यादा गलत काम करते हैं तो वो हमें एक भयानक दुनिया में भेज देगा जहाँ पर हमें सिर्फ सजा मिलेगी। भीड़ सवालों से भर जाती है। एक आदमी पूछता है, मेरे दादा को हार्ट अटैक आया था, क्या आसमान वाले आदमी ने ये किया था? मार्क हिचकिचाता है। उसके पास कोई असली जवाब नहीं था। फिर भी यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई उस आसमान के आदमी के बारे में बात कर रहा था जो दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी बीच मार्क की एलियंस वाली फिल्म आखिरकार रिलीज हो जाती है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और ये एक जबरदस्त सक्सेस बन जाती है। मार्क बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और रहने के लिए एक बड़ा मैंशन खरीद लेता है। वक्त के साथ एना और मार्क दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एना उसे ईमानदारी से पूछती है, मार्क, मैं भी तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ, लेकिन तुम्हारी दौलत से क्या हमारे बच्चे खूबसूरत होंगे? मार्क हल्के से अपना सर हिलाता है और कहता है कि नहीं एना, पैसा हमारे जीन्स को नहीं बदल सकता। ये सुनकर एना दुख महसूस करती है। वो रियलाइज करती है कि कुछ चीजें खरीदी या बदली नहीं जा सकती। वो रिश्ते को यहाँ रोकने का फैसला करती है, भले ही वो अच्छे दोस्त बने रहते हैं। एक दिन एना मार्क को धीरे से बताती है, मैं आज रात उसी राइटर के साथ डेट पर जा रही हूँ, वही जो तुम्हारा कोलीग था और जिसने तुम्हारी इंसल्ट की थी। शायद मैं उससे शादी भी कर लूं। ये सुनकर मार्क को अपने सीने में एक गहरा दर्द महसूस होता है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी और हेल्पलेस फील करता है। उसी शाम एना उस राइटर के साथ बाहर जाती है। डेट के दौरान एना की माँ उसे फोन करती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो आदमी उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसकी माँ से रूड तरीके से बात करता है। उसे पसंद नहीं था कि एना की माँ उनके डेट के दौरान फोन करे। वो आदमी ये भी कंट्रोल करता है कि एना को क्या ऑर्डर करना चाहिए। वो कहता है कि उन्हें कुछ खास नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो उसे मोटा नहीं होने देना चाहता और ना ही वो चाहता है कि उनके होने वाले बच्चे मोटे हो। एना छोटा और अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर बाद एना और वो राइटर एंगेजमेंट कर लेते हैं, भले ही एना खुश हो या ना हो। इस दुनिया में लोग पार्टनर्स को ज्यादातर उनके लुक्स के लिए चूज करते ताकि उनके बच्चे भी अच्छे दिखने वाले हों। एना को वो आदमी पसंद नहीं था, लेकिन वो फंसी हुई महसूस करती है। एक दिन एना घर में होती है। वो टीवी पर मार्क का एक फनी इंटरव्यू देख रही थी। जब वो बात कर रहा था तो वो मुस्कुराती है और हंसती है। एक पल के लिए वो खुश दिखती है, लेकिन तभी उसकी माँ अंदर आती है
टीवी बंद कर देती है और कहती है, तुम्हें मार्क से दूर रहना पड़ेगा, वो तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है। दिन गुजरने लगते हैं, धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। लोग उतनी मेहनत से काम करना बंद कर देते हैं जितना पहले किया करते थे। वो विश्वास करते हैं कि मौत के बाद वो अपनी फेवरेट जगह पर जाएंगे और वहाँ उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते थे। वो सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली दुनिया मौत के बाद शुरू होती है। मार्क इन बदलावों को नोटिस करता है। वो अपने पुराने पड़ोसी फ्रैंक से मिलता है, वही आदमी जो एक बार अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था क्योंकि कोई लड़की उसे पसंद नहीं करती। अब फ्रैंक अलग तरीके से बोलता है। वो कहता है कि मैं अब किसी लड़की से मिलना नहीं चाहता, यहाँ सब कुछ झूठ है। मौत के बाद मुझे दूसरी दुनिया में अपनी पसंद की बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, तो मैं डेटिंग क्यों करूँ। मार्क ये सब सुनता है और रियलाइज करता है कि उसके झूठ ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। जो दुनिया एक समय पर मेहनत, रिश्तों और उम्मीद से भरी थी, वो अब धीरे धीरे टूट रही थी। लोग अब खुद को बेहतर बनाने या असली कनेक्शन बनाने की इच्छा नहीं रखते, वो बस मौत का इंतजार कर रहे थे, ये विश्वास करते हुए कि अगली जिंदगी में उन्हें सब कुछ मिलेगा जो वो हमेशा से चाहते थे। एक दिन ऐना आंखों में आंसू लिए मार्क के घर पर जाती है। वो उसे कहती है कि मेरी शादी हो रही है मार्क, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। मार्क उसे देखता है और मजबूती से कहता है कि ऐना, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, तुम मेरे साथ खुश रहोगी। ऐना सर हिलाती है और कहती है कि नहीं मार्क, मैं समझ नहीं पा रही, मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। वो इतना कहकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मार्क उसे जाते हुए देखता है, दुख और उम्मीद के साथ। बाद में वो एक पार्क में शांति से बैठती है, अपने मन को साफ करने की कोशिश करती है। वहाँ पर ऐना बच्चों के ग्रुप को एक छोटे लड़के को चिढ़ाते हुए नोटिस करती है। वो उस पर हंस रहे थे और उसे उल्टे पुल्टे नाम से बुला रहे थे। ऐना दौड़कर जाती है और उन बदमाशों को भगा देती है। वो बच्चे के बगल में घुटनों के बल बैठती है और प्यार से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़का जवाब देता है, मेरा नाम शॉर्ट फैट ब्रायन है। ऐना का दिल दुखता है। वो रियलाइज करती है कि बच्चों ने जानबूझकर उसे उसके लुक्स को देखकर नाम रखा है ताकि उसे चोट पहुंचे। उस पल वो खुद को उस लड़के में देखती है। वो समझती है कि महीनों से वो मार्क के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी और उसे मोटा होने के लिए नीचा दिखा रही थी। शादी का दिन आखिरकार आ जाता है। मार्क का दोस्त उसके पास आता है और जोर से कहता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, तुम्हें ऐना को वापस अपनी जिंदगी में लाना होगा। मार्क गहरी सांस लेता है, आराम से शेव करता है और अच्छे से तैयार भी हो जाता है। वो और उसका दोस्त चर्च में एंटर करते हैं जहाँ ऐना की शादी होने वाली थी। चर्च का फादर भीड़ से पूछता है, क्या यहाँ पर कोई है जिसके जीन्स इस दूल्हे से ज्यादा बेहतर है। मार्क धीरे से खड़ा होता है, उसकी आवाज शांत लेकिन सच्ची थी। मेरे जीन्स परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐना और मैं एक साथ खुश रहेंगे। वो पलटकर जाने लगता है, आंखों में दुख और एक आखिरी उम्मीद लेकर। अचानक ऐना उसके पीछे दौड़कर आती है। वो मिन्नत करती है कि आसमान वाले आदमी से पूछो कि मुझे किसके साथ शादी करनी चाहिए। मार्क सर हिलाता है। वो झूठ बोल सकता था, अपनी पावर का यूज कर सकता था और ऐना को खुद से शादी करने के लिए मना भी सकता था, लेकिन इसकी जगह वो प्यार से कहता है कि ऐना, वो तो बस एक कहानी थी जो मैंने अपनी माँ को शांत करने के लिए कहा था। आसमान में कोई आदमी नहीं है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता हो। सच यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बस यही मायने रखता है। ऐना रुक जाती है क्योंकि वो दंग थी। इस दुनिया में किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा था जो सच नहीं था। वो एक पावरफुल चीज रियलाइज करती है। मार्क हमेशा उसके साथ ईमानदार रहा, उसका प्यार असली था और उसने कभी झूठ का यूज करके उसे मैनिपुलेट नहीं किया। आंखों में आंसू लिए ऐना मुस्कुराती है। आगे ऐना कहती है, तो मैं तुम्हें चुनती हूँ मार्क, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी शादी जल्दी हो जाती है। साल गुजर जाते हैं और आगे की कहानी एक खुशहाल घर को दिखाती है जहाँ मार्क और ऐना का एक बेटा है। लड़का बिल्कुल मार्क जैसा है, चालाक और क्यूरियस। उनके घर में एक और बच्चा भी आने वाला था और उनके बेटे के नटखट इशारे और एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी, उसने झूठ बोलने की पावर पहले ही सीख ली थी, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मार्क और ऐना एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। गर्व और खुशी से भरे हुए वो लोग अपने परिवार में खुश थे। सीने खुशी भरे नोट पर खत्म होता है, लेकिन इस इशारे के साथ कि सच और झूठ का ये साइकिल अगली जनरेशन में भी चलता रहेगा। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। हमें उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।